हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर शो में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे और टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे। सो एसेंशियली वो क्या है, वो वन लाइनर्स ऑफ द डे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेशल डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की और बढ़ते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे क्वालिटी करंट अफेयर्स का। तो चलिए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहला है कि वर्ल्ड सेलिब्रेट्स नेल्सन मंडेला डे। तो जो है यूएन नेल्सन मंडेला डे जो है आज मनाया जा रहा है, 18 जुलाई है। और ये नेल्सन मंडेला डे जो है यूएन ने 2009 में घोषित किया था। कब किया था? 2009 में घोषित किया था। और 2010 में पहली बार नेल्सन मंडेला डे मनाया गया था। अब बात उठती है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये 94 से लेकर 1999 के बीच में प्रेसिडेंट रहे थे। इनको नोबेल पीस प्राइज और प्लस भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और ये एक दूसरे ऐसे फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। पहले कौन थे? तो खान अब्दुल गफर खान, जिनको लाल कुर्ती फौज के लिए भी जाना जाता है। ओके, चलिए दूसरा न्यूज है हमारा। NPS subscriber base registers growth of 30% in first quarter of financial year 2020-21। तो सवाल ये उठ सकता है कि नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर बेस में कितना परसेंट ग्रोथ रहा फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 में? तो ये 30% का ग्रोथ रहा। दूसरा सवाल बनता है कि NPS कब लागू हुआ था? तो NPS जो है 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था देश भर में, बल्कि ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लागू हुआ था। और ये 2009 में जो है सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसमें 18 साल से लेकर 60 साल के उम्र तक के कोई भी जो है वो NPS को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तीसरा, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली सीकिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई थी, पेटिशन फाइल की गई थी कि इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लाया जाए। तो यूनिफॉर्म एजुकेशन से मतलब क्या है कि 6 से 14 साल तक के बीच में जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए एक कॉमन सिलेबस और कॉमन पढ़ाई होनी चाहिए। अब जो राइट टू एजुकेशन है, इसी से निकलता क्या है? राइट टू एजुकेशन। सो राइट टू एजुकेशन में भी ऐसा कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म एजुकेशन क्या बात कर रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सिलेबस कॉमन होना चाहिए और पढ़ाई भी कॉमन होनी चाहिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा इस पिटीशन में यह भी कहा गया कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि जो ICSE और CBSE बोर्ड्स हैं उनको मर्ज कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। ओके, चलिए तीसरा क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्लाज्मा बैंक फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक तो स्थापित किया था, कहां पे? तो ILBS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में। और अब ये जो प्लाज्मा बैंक है आपका फैसिलिटीज, ये 2 जगह पे है, एक ILBS में और दूसरा लोकनायक अस्पताल में। और अब तक दिल्ली में जो है 84 लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है, जिसमें से 80 लोग जो है कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और इसमें सबसे मुख्य जो थे वो कौन थे? तो दिल्ली के खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। अब चौथा न्यूज है, लार्ज पार्ट्स ऑफ असम्स देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व माइंड विदाउट वाइल्ड लाइफ नॉट। सो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है इसने ये नोटिस किया कि कोल इंडिया लिमिटेड के काफी माइंस जो है इस एलिफेंट रिजर्व में, कौन सा? तो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये 2006 में जो है इस एलिफेंट रिजर्व को घोषित किया गया था। तो ये पाया गया कि वहां पे काफी लेवल पे जो है माइनिंग को शुरू किया गया है। और इसका संज्ञान लेते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, किसके लिए? तो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। ओके, हमारा अगला न्यूज है, फॉर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 1 मिलियन कोरोना वायरस केसेस इन 100 आवर्स। यानी कि 4 दिन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जो कोरोना वायरस के केसेस है 4 दिन में 10 लाख पार कर गए। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी समस्या को जो है जन्म दे रहा है। और आगे आने वाले दिन कैसे होंगे ये किसी को भी नहीं पता है। बस सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेना है, यानी आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो दूसरों को भी सुरक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? इनफैक्ट आपको 2 गज की दूरी रखनी है, जैसा प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, प्लस हमेशा मास्क लगाकर घूमना है। और जी हां, जब भी आप जो है कहीं से भी बाहर से आए या कुछ भी छुएं तो आप अपने हाथ को जरूर सैनिटाइज करें या हाथ धो लें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, चलिए अब है अगला न्यूज। ओडिशा गवर्नमेंट पार्टनर्स विद फ्लिपकार्ट टू बूस्ट स्टेट्स आर्ट क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? तो स्टेट के आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम को जो है बढ़ावा देने के लिए। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल। कौन है गवर्नर? गणेशी लाल। ठीक है, अब हमारा अगला न्यूज है रेलवेज होल्ड इट्स फर्स्ट ऑल विमेन आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर पासिंग आउट परेड इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है ऑल विमेन जो है पासिंग आउट परेड सब इंस्पेक्टर्स का रेलवे ने पहली बार ये जो है आयोजित किया। और हैदराबाद के बगल में क्या है? ट्विन सिस्टर कौन सी है इसकी? ट्विन सिटी तो आपकी सिकंदराबाद, और ये साउथ सेंट्रल जोन का जो है सिकंदराबाद क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च CIBR प्रोड्यूसेस 8 buffaloes using M29 मेल बफेलो थ्रू क्लोनिंग टेक्निक। सो जैसा कि पता है ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च है, कहां ये? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है आपका कहां पे? तो ये है आपका हिसार में। और इसने जो है 8 बफेलोस प्रोड्यूस किए हैं, किसके थ्रू? क्लोनिंग टेक्निक के थ्रू। कौन सा बफेलो यूज हुआ है? तो M29 बफेलो, मेल बफेलो। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है SS दहिया। कौन है? तो SS दहिया। ठीक है, अब लास्ट न्यूज ऑफ द डे है न्यू ई चलान सिस्टम इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़। तो ये न्यू ई चलान सिस्टम जो है इसका चंडीगढ़ में अनावरण हुआ और इसका जो है इनॉग्रेशन किसने किया? तो चंडीगढ़ के जो है पंजाब के गवर्नर कौन? तो VP सिंह बदनोरे, उन्होंने जो है ई चलान सिस्टम का जो है इनॉग्रेशन किया। और ये पैन इंडिया ई चलान सिस्टम है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो आपका सेंटर है NIC वो इसका संचालन कर रहा है। तो आपका न्यू ई चलान सिस्टम। ओके, तो ये थे आज के टॉप न्यूज ऑफ द डे। तो आपको कैसा लगा हमारा टॉप न्यूज ऑफ द डे? आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और जी हां, हम टॉप न्यूज ऑफ द डे इमेजेस के थ्रू भी पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना है और उसका क्या है? तो करंट अफेयर्स यूनिवर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब किसकी तरफ? तो जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एट देयर डोर स्टेप। तो सड़क विक्रेताओं को अपने घर के दरवाजे पर माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है PM स्वानिधि मोबाइल ऐप यानी कि प्रधानमंत्री स्वानिधि। करेक्ट ऑप्शन ए है। तो अब जरा देख लेते हैं ये जो ऐप है ये सारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं और इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहां देखिए मैंने जानकारी दी है। तो PM स्वानिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो ये जितने भी सड़क पर जो है ठेला लेकर बेचते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए क्या है? एक फंड जो है लॉन्च किया गया। कब? तो ये जून में लॉन्च किया गया था लॉकडाउन के बाद। इसके लिए हम डिटेल में अगले स्लाइड पर देखेंगे। बढ़ते हैं उमंग की तरफ। तो उमंग ऐप जो है ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं ये आपको एक ऐप के जरिए ही प्राप्त हो सकेगी, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, अगला है MFMS। तो ये है मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर बेस्ड सिस्टम। अगला है प्रिया सॉफ्ट, ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? सारे मोबाइल ऐप हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो PM स्वानिधि की तरफ। तो यहां देखिए PM स्वानिधि जो मोबाइल ऐप है इसका सीधा मकसद है कि यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करना। किनको? तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इस रोल में आ कैसे रहे हैं? तो सीधी बात है कि 1 जून 2020 को आपका यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था, यानी कि शहरी विकास मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन? तो हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करने वाला था? ये
कैपिटल लोन, कितना लोन प्रोवाइड करता, तो 10,000 रुपए का जो है लोन प्रोवाइड करता। किनको, तो स्ट्रीट वेंडर्स को। क्यों, तो ये अपने लाइवलीहुड को रिज्यूम कर सके, जो कि कोविड-19 के चलते जो कि इनको सेटबैक मिला है। अब ये जो 10,000 जो रुपए इनको दिए जा रहे थे, ये जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल में पे करना था। और इसके लिए क्या है, अगर जो स्ट्रीट वेंडर इसका अर्ली रिपेमेंट करता है तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं होगी, और प्लस जो टाइमली और अर्ली रिपेमेंट करेगा उसके अकाउंट में 7% पर एनम के हिसाब से क्या इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो है काफी जो है मतलब कि काफी अच्छी स्कीम है, काफी बेनिफिशियल स्कीम है। किसके लिए, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। क्या, तो पीएम स्वनिधि स्कीम, फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2020 हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूएन इकोसॉक सेशन हेल्ड। सो संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक सत्र का 2020 उच्च स्तरीय अधिवेशन कहां आयोजित किया गया, तो ये कहां किया गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यूयॉर्क में। और इसको कल जो है रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, क्योंकि भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप में क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप में जापान और फिलीपाइंस के साथ 31 दिसंबर 2020 तक एशिया पैसिफिक ग्रुप में इकोसॉक के अंदर क्या है, मेंबर है। ठीक है, अब बात करें फ्लैशबैक भी। क्यों फ्लैशबैक में दे रहा हूं, क्योंकि ये अभी यूएन से संबंधित जो है हाल ही में इंडिया किसी ना किसी तरीके से जुड़ा था। तो सबसे पहला क्या है कि 17 जून को इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुआ था। किसके साथ, तो मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे के साथ मिलकर। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंद्रमणि पांडे को जो है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में नियुक्त किया गया। तो ये दो क्या है, करंट अफेयर है जो आपको पता होने चाहिए थे, मैंने यहां पे बता दिया। अब बढ़ते हैं यूकोसॉक की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए कल जो हुआ 2020 का जो हाई लेवल सेगमेंट यूएन इकोसॉक का, उसका थीम था मल्टीलैटरल आफ्टर कोविड-19, यानी कि मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। तो यूएन इकोसॉक के 75 साल पूरे हो गए, क्योंकि ये जो है 1945 में फॉर्म हुआ था। और यूएन इकोसॉक का मतलब क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसमें कुल जो मेंबर हैं वो कितने हैं, तो 54 मेंबर हैं, जिसमें से अफ्रीका ग्रुप के 14, एशिया पैसिफिक के 11, 6 जो है ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप के, 10 लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन के, और 13 वेस्टर्न यूरोपियन और अदर ग्रुप। और अभी 31 दिसंबर 2020 तक भारत, जापान और फिलीपाइंस इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आपका यूएन इकोसॉक के बारे में जानकारी। और हेड में भूल गया था, तो हेड कौन है, मोना युल। कौन, तो मोना युल ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फॉर विच इको सेंसिटिव जोन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड जोनल मास्टर प्लान। सो किस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए सरकार ने जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। क्या है, तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो है आपका उत्तराखंड में है, बनेरघट्टा इको सेंसिटिव जोन कर्नाटका में है, असोला भट्टी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ये आपका दिल्ली में है, और गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, अब है क्या, क्यों इसको जो है जोनल मास्टर प्लान को जो है परमिशन दिया गया, तो यहां देखिए, तो भागीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है ये एक्चुअल में 2012 में ही नोटिफाई हो गया था। और इसमें जो है अभी तक जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो जो है इसको लेकर इसने अभी तक रोका था, इसको मतलब कि हरी झंडी नहीं दिखाई थी। क्यों, क्योंकि भागीरथी जो है ये एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। तो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो है आपका 10 किलोमीटर के दायरे में, कितने 10 किलोमीटर के दायरे में क्या होता है, कोई भी अगर वाइल्ड लाइफ रिजर्व है या नेशनल पार्क है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्मिंग एक्टिविटी को छोड़कर। तो वो क्या एक्ट करता है, एज अ बफर जोन एक्ट करता है, और प्लस वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन यानी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, बचाता है, और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करता है। तो ये होता है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। कितना, तो 10 किलोमीटर का बफर जोन रहता है। ठीक है, अब बात उठती है कि अब जो ये भागीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में जो जोनल मास्टर प्लान है जिसको मंजूरी मिली है, हरी झंडी दिखी है,
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चार धाम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, उसको कंप्लीट करने में तेजी आएगी। और ये चार धाम प्रोजेक्ट क्या है? तो उत्तराखंड में जो चार धाम, फेमस चार धाम है, उनको जो है रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ठीक है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। तो यहां देखिए कौन से हैं चार धाम? केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये चार जो हैं चार धाम, जिनको कि क्या करना है? ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। तो इसमें था क्या कि लगभग 889 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे को रिपेयर और वाइडन करना था, ठीक है। प्लस जो है इनको 2 लेन एक्सप्रेस नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें मिनिमम विड्थ कितनी होगी? 10 मीटर की जो है मिनिमम विड्थ होगी। और इस पे जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी? 11,700 करोड़ रुपए। कितने? तो 11,700 करोड़ रुपए। और अभी हाल ही में यानी कि मई 2020 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चंबा टनल जो है, चंबा टनल, ठीक है, यानी चंबा जो है एक जगह है जो कि काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने NH94 पे जो है क्या एक टनल जो है बिल्ड किया और उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये कब? तो ये आपका मई 2020 में। और ये टनल कितना लंबा है? ये 440 मीटर लंबा है और ये हॉर्स शू टाइप टनल है। क्या है? तो हॉर्स शू टाइप टनल है। और अगर हम BRO की बात करें तो BRO जो है इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1 मई 1960 में, ठीक है, 1 मई 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके। और इसके जो है डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और ये जो चंबा टनल है इस यानी कि ऋषिकेश धरासू सेक्शन, ये जो सेक्शन है ऋषिकेश धरासू सेक्शन में जो है बनाया गया है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए चौथा है विच स्टेट हैज शोन मैक्सिमम डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये है किस राज्य ने मातृ मृत्यु दर में अधिकतम गिरावट की दर्ज की है। तो ये किस राज्य में हुआ है? तो ये है आपका किसमें? तो ये है आपका राजस्थान में। तो किस स्टेट में? तो आपका राजस्थान में जो है मैक्सिमम डिक्लाइन हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। तो कितने से डिक्लाइन हुआ है ये? तो ये आप देखेंगे यहां पे कि ये जो है मैक्सिमम डिक्लाइन कहां हुआ है? राजस्थान में 22 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 19 पॉइंट, फिर उड़ीसा में, और ऐसे ही करके मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के जो बुलेटिन है 2016 से 18 का, इसे अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, ठीक है। और इसमें यह देखा गया कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, वो कितना हुआ है? अब 113 पे आ गया है। कितना? 113 पे। कब? तो 2016-18 में, जो कि 122 था 2015-17 में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है लोएस्ट MMR किस राज्य का है? तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये है आपका केरला का। कितना है? 43। सबसे ज्यादा कहां पे है? तो ये है आपका असम में। कितना है? 261। अब ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बताता क्या है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट ये है कि 1 लाख लाइव बर्थ हुए हैं तो उसमें जो है कितनी औरतों की मौत हुई है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये बेसिकली क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैटरनल डेथ का मतलब ये होता है कि डेथ ऑफ अ वुमेन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या क्या कि प्रेगनेंसी के दौरान या मौत हुई हो किसी औरत की, या फिर 42 दिन के टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के बाद मौत हुई हो, तो इसको हम लोग मैटरनल डेथ बोलते हैं। और MMR मैंने जैसा बताया मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि MMR जो है SDG का गोल है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके हिसाब से क्या है 2030 तक जितने भी देश हैं उनको 70 तक लाना है। कितने? 70 तक लाना है। और ऐसा अब तक जो है केवल 4 सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के जिन्होंने की 70 का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है न्यूज है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ट्रिविया दिया है, वो क्या है कि बीमारू स्टेट्स कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय आशीष बोस इन 1980s। क्यों? क्योंकि जितने मैंने स्टेट्स दिए हैं ये क्या है? बीमारू, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो ये क्या है? आपका बीमारू स्टेट। किसने दिया था? आशीष बोस ने 1980 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, यहां पे मैंने ये दिए हैं, प्रोग्राम्स भी दिए हैं जो कि इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं एमएमआर को कम करने के लिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना और पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। दोस्तों कब हुआ था? ये 1 जून 2011 को। फिर जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को और पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 31 जुलाई 2016 को। ठीक है, ये सब जो है किसके लिए है? तो ये एमएमआर कम करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है, द क्लैशेस अमंग द विच टू कॉकसस कंट्रीज हैज थ्रेटेंड पीस इन द रीजन। किन दो कॉकसस देशों में झड़प से क्षेत्र में शांति को खतरा है? तो ये है करेक्ट ऑप्शन आपका डी, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसकी जरा पहले कैपिटल और करेंसी देख ली और फिर देखेंगे कि मुद्दा क्या है। तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, करेंसी है द्राम, प्रेसिडेंट है आर्मेन सरकिसियान और प्रधानमंत्री है निकोल पश्नियान। अजरबैजान तो बाकू कैपिटल है, मन्नत करेंसी है, प्रेसिडेंट है इल्हम अलियेव। जॉर्जिया जो है इसकी कैपिटल तिब्लिसी है, करेंसी इयारी है, प्रेसिडेंट है सलोम जुबालिवी और पीएम है जियोर्जी गखारिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं मुद्दे पर। तो ये जो है अभी क्या है कि ये जो देश हैं, ये देखिए, ये रहा अजरबैजान और ये है आपका आर्मेनिया, और ये पूरा जो है यहाँ पे ग्रेटर कॉकसस रीजन है और ये लोअर कॉकसस रीजन है, और ये पूरा जो है ये कॉकसस रीजन है। इसमें 4 कंट्री हैं, कौन कौन? आपका रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। ये 4 जो है क्या है, किसके पार्ट है? कॉकसस के पार्ट हैं। और ये कॉकसस माउंटेन जो है ये है आपका ब्लैक सी इधर, और प्लस आपके ईस्ट में है कैस्पियन सी जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है। ठीक है, अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये एक रीजन है, ये देख रहे हैं, ये मैं जो पॉइंट कर रहा हूं ये क्या है? ये आपका रीजन है, कौन सा? तो ये आपका रीजन है नरगानो कराबाख रीजन। क्या है? तो नरगानो कराबाख रीजन माउंटेनियस रीजन है, और इसी को लेकर 1991 से ही झड़प चल रही है। और ये जितने भी देश थे, ये यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, ये उसके बाद फॉर्म हुए से सारे देश। ठीक है, और ये जो कॉकसस माउंटेन है ये भी एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री एक तरह से फॉर्म करता है। और दूसरा एक माउंटेन कौन सा बाउंड्री फॉर्म करता है? तो हमने कल डिस्कस किया था, वो है आपका उराल माउंटेन। तो कौन? उराल माउंटेन। ठीक है, अब बात उठती है कि क्या इनमें कभी शांति समझौता हुआ था? तो जी हां, 1994 में इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हुआ था। ठीक है, और अब क्या प्रॉब्लम हुई है? अब दोबारा से जो है फ्रेश क्लासेस चालू हो गए हैं। कहां पे? तो ताबूश रीजन में। ठीक है, जिसमें 16 लोग मारे गए हैं। और ये क्यों बड़ा कंसर्न है? क्योंकि जो है यहां से, इस रीजन से काफी जो है पाइपलाइन और गैस गुजरती हैं जो कि कैस्पियन सी से यूरोप को गैस पहुंचाते हैं। अब देखिए यहां पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है नेबुको वेस्ट गैस पाइपलाइन, ये ब्लू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, ये कैस्पियन पाइपलाइन, ये सब जो है आप देख सकते हैं ना, ये सारे जो है पाइपलाइन है। और यहाँ पे ये देखिए, ये रहा आपका बाकू कैपिटल है, ये तुर्की से हान तक पाइपलाइन है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं क्या है, ये सारे पाइपलाइंस हैं जो कि कैस्पियन सी से गैस को कहां ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं सारा यूरोप की तरफ। तो इसीलिए जो है ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए यहां पे कोई भी अशांति क्या है, खतरे की घंटी की निशानी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा कि क्या है असल मुद्दा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है कि इन विच कंट्रीज स्ट्रैटेजिक रिजर्व इंडिया विल स्टॉक पाइल इट्स क्रूड ऑयल। किस देश के रणनीतिक भंडार में भारत अपने कच्चे तेल का भंडार करेगा? तो ये कहां करेगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, यूएसए में। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो है दोनों देशों के बीच में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत, यानी कि सेकेंड जो है मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, सेकेंड मीटिंग। ठीक है, तो उसके अंतर्गत दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंतर्गत क्या है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ISPRL ये जो है ये MOU को टेक फॉरवर्ड करेगा। अब ये ISPRL है क्या? ये जो है 3 क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? 5.33 मिलियन टन। और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत की कितनी पूरी करेगा? तो इसमें इतना एनर्जी रिजर्व है कि ये 9.5 दिन का जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत का पूरा कर देगा। और ये जो है 3 क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है कहां? तो पहला है विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम, दूसरा मैंगलोर और तीसरा पादुर में। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत और 2 स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रहा है। कहां? तो आपका चंदीखोल ओडिशा में और फिर पादुर कर्नाटका में, और कुल मिला के जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 5.33 से कितनी हो जाएगी? 6.5 मिलियन टन, और ये जो है लगभग 11.57 डेज का जो है रिक्वायरमेंट इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियो स्ट्रैटेजिक थ्रेट जो है काफी जो है बढ़ता जा रहा है, और आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देख सकते हैं काफी रीजन जो है वो काफी इनस्टेबल है। अब भारत जो है कभी ऐसा सिचुएशन हो ना, क्योंकि भारत हमें पता है लगभग 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इंपोर्ट से पूरा करता है, और इंपोर्ट बिल आता कितना है? तो 2019-20 में अगर बात माने तो ये कितना इंपोर्ट बिल था? तो $104 बिलियन। ये बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारत का पेट्रोलियम रिजर्व जो है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, ये डाइवर्सिफाई होगा, और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। और भारत ऐसे ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए और भी कंट्रीज के साथ बात कर रहा है। तो पहला किसके साथ होगा? तो ये होगा यूएस के साथ, और ये बहुत ही जो है कंट्री को बेनिफिट देने वाला मूव है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट विच स्टेट हैज कंफर्म्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। ये यहां पे थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, तो पहली बार किस राज्य ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसारण की पुष्टि की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि केरला। केरला के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरी विजयन। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आपके मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, और ये केरला की अगर बात होती है तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन किस 2 शहरों में हुआ है? एक तो है आपका पुंथुरा विलेज और दूसरा है पुलुविला विलेज में, और ये दोनों ही थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो कि केरला की कैपिटल है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है समुदाय के जरिए रोग का फैलना, और ये क्या है? ये थर्ड स्टेज ऑफ क्या है? किसी भी डिजीज का, पैंडेमिक का, बेसिकली ये थर्ड स्टेज होता है, जहां पे हमारे को क्या कि इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन का हमें पता बिल्कुल भी नहीं लगता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि पहले स्टेज में तो डायरेक्टली पता है कि हाँ भाई इस बंदे को हुआ है। दूसरे स्टेज में ये होता है कि हाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू होता है, इसलिए हमने किस पे जोर दिया है? ट्रिपल टी पे। आपका ट्रेसिंग, ठीक है, ट्रेसिंग, फिर आपका टेस्ट, और फिर उसको क्या करना है? उसको आइसोलेट करना है, ट्रीटमेंट। ठीक है, सो आपका है ट्रेसिंग, सॉरी हाँ, आपका ट्रेसिंग, टेस्ट और ट्रीटमेंट, ये ट्रिपल टी पे अब हमारी जो इंडिया जो है इस पे जोर दे रहा है कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए। ठीक है, 3T आपको याद रखना है ये। हाँ, तो 3T का मतलब क्या है? टेस्ट, ट्रेसिंग, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। ओके, अब तीसरे स्टेज में पहुंचने का मतलब है कि हमें सोर्स ऑफ ओरिजिन का पता ही नहीं है। तो इससे होता क्या है कि कम्युनिटी में फैलने का डर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और टेक्निकली अगर जाने तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है? तो अगर किसी भी पॉपुलेशन की अगर रैंडम टेस्टिंग की जाती है, मान लीजिए कि 100 लोगों को टेस्ट किया गया और उसमें से 51 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए, तो हम बोलेंगे क्या कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या होगा कि मोर देन हाफ द पीपल टेस्ट पॉजिटिव। अब इन दोनों रीजन में क्या हुआ? 50 से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया था, और लगभग 28 लोग क्या हैं? 28 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, और इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज मिशन टू मार्स। सो मंगल पर चीन के मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है डी, करेक्ट ऑप्शन है तियानवेन-1। क्या नाम है? तियानवेन-1। और लॉन्ग मार्च जो 5 रॉकेट, सबसे हैवी रॉकेट है चाइना का, ये इसको मार्स पे जुलाई के अंत या अगस्त में ले जाएगा। ठीक है, और ये कहां से? विंशियांग लॉन्चिंग स्पेस सेंटर से। ठीक है, अब बात उठती है कि ये जो 3 मैंने ऑप्शन दिए हैं ये क्या हैं? तो ये भी क्या हैं? इसको लॉन्ग मार्च को हटा दें तो बाकी जो 2 बचते हैं ये 2 भी मार्स मिशन है, और ये हमने अभी कवर किया है अपने करंट अफेयर्स में। परसिवरेंस जो है ये नासा का मिशन है, और होप जो है ये किसका है? ये अरब कंट्रीज में से पहला जो है मिशन टू मार्स होगा, और ये कौन लॉन्च करेगा? तो ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसको लॉन्च कौन करेगा? तो आपका जापान करेगा। कौन? तो जापान इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, कहां से? तो तांगेशिमा आइलैंड से। ओके, चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज इंप्लीमेंटिंग भागीरथा मिशन प्रोग्राम।
तो भागीरथ मिशन कार्यक्रम किस राज्य में लागू है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि तेलंगाना में। कहां? तो सी, तेलंगाना में ये लागू हुआ है। और ये कब हुआ था लागू? तो ये अगस्त 2016 में जो है लागू किया था। कब? तो अगस्त 2016 में जो है इसको लागू किया गया था। और इसके तहत क्या है कि हर एक गांव और शहरों में जो है क्या करना है, टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि हर एक गांव में हर एक सिंगल हाउस होल्ड को क्या मिले, पानी मिल जाए। और ये मैंने पूछा क्यों है, क्योंकि इस प्रोग्राम को लेकर अभी जो है जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार का मिशन है, इसने जो है इसकी काफी तारीफ की और कहा कि इसे पूरे कंट्री में रेप्लिकेट करना चाहिए। अब जल जीवन मिशन की अगर बात होती है तो जल जीवन मिशन जो है ये 2019-20 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, अनाउंस किया गया था बजट 2019-20 में, और उसका क्या नाम था, हर घर में जल। तो ये जो है हर घर में जल, ये भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। और जल जीवन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि 2024 तक, कब तक? तो 2024 तक, ठीक है, क्या करना है, 2024 तक हर एक घर में टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। और जल जीवन मिशन के जो है आपके डायरेक्टर कौन है? तो जल जीवन मिशन के जो आपके डायरेक्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो इसके डायरेक्टर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के डायरेक्टर हैं मनोज कुमार साहू। कौन है? तो मनोज कुमार साहू जो है इसके मिशन डायरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड न्यू हाउसिंग पॉलिसी 2020? तो किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश ने न्यू हाउसिंग पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये राज्य था, लेकिन 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, तो उसमें क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। और अब इसके जो है कौन है एडमिन? तो इसके एडमिन हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन? तो मुर्मू। कौन है? तो मुर्मू, ठीक है। तो उन्होंने न्यू हाउसिंग पॉलिसी लॉन्च की, और इसके अंतर्गत क्या है कि अगले 5 साल में 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट बनानी है। कितनी? तो 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट, जिसमें मिडिल इनकम ग्रुप और एलआई लोअर इनकम ग्रुप, इन दोनों के लिए इन दोनों को हाउस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर शो। अब आप लोगों को हमारा करंट अफेयर शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। और जी हां, पसंद आए तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को और मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रदान कर सके। तो मेरा करंट अफेयर्स देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम बैक।